जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं डे 15 का। इससे पहले जो है 1 से लेकर 14 तक इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसे देखेंगे। तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। यह डे 15 का जो है टेस्ट हुआ था 14 फरवरी 25 को, 14 फरवरी 25 को। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य यह उत्तराखंड हो जाएगा, जबकि स्वतंत्रता से पहले ही गोवा में यह लागू था आंशिक रूप से। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से, तो यह गोवा में आंशिक रूप से लागू किया गया था। गोवा में, गोवा के कुछ क्षेत्रों में ही यह लागू था। अब आगे है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। ये शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। आगे है, प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? प्रस्तावना का विचार, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। प्रस्तावना का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब आगे देखते हैं, अगला है 3 नंबर में। 3 नंबर में देख लेते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि सरकारी भर्ती में नियमों के बीच में नहीं बदलाव कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में भर्ती के बीच में नियम का बदलाव नहीं कर सकते हैं, यह निर्णय, तो यह DY चंद्रचूड़ समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया। आगे है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अगला है, किस राज्य में महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा महिलाओं के विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, जबकि पूरे भारत में महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुष 21 वर्ष, और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः, तो यह 21 वर्ष हो जाएगा बालक और बालिका 18। पुरुष का, लड़का का आयु 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष। अगला है, उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसले में कहा कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, याद रखेंगे। अब आगे है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या, तो यह उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है और 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश है, अमरावती में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अमरावती में है। अब आगे देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरित जयंती समारोह का आयोजन, तो यह नई दिल्ली में। अब आगे देखते हैं, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 124 में। अगला है, किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को ST का दर्जा, तो यह हिमाचल प्रदेश में। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश में ST का दर्जा दिया गया है। वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाग लिया, तो यह सेम्पेन जनजाति हो जाएगा। अंडमान निकोबार की जनजाति है सेम्पेन, जो कि 18वीं लोकसभा में पहली बार चुनाव में भाग लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत, तो यह मार्च 2020 से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 से लागू किया गया है। यह 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर में, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध, तो यह VP सिंह हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो यह PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। आगे है, वह फसल जो जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है, तो यह खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ में धान हो जाएगा, और वहीं रबी फसल में गेहूं और जायद में ककड़ी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 12 नंबर में, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से, तो यह मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से
13 नंबर में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? तो यह विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, हरित क्रांति। अब आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यह झूम खेती के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जानते हैं। अब 15 नंबर में देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं, स्वर्ण रेशा तो खाद्यान्न नहीं, स्वर्ण रेशा जूट हो जाएगा, स्वर्ण रेशा में जूट हो जाएगा, जूट यहाँ है, इसमें मिलान करना है, स्वर्ण रेशा में जूट। और रजत रेशा, तो यहाँ रेखा नहीं रेशा पढ़ेंगे, रजत रेशा कपास हो जाएगा, रजत रेशा कपास। आगे है रजत क्रांति हो जाएगा अंडा उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। एक बार फिर से, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन, रजत रेशा कपास उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें देखते हैं गलत को, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम पालन में, सेरीकल्चर रेशम पालन में यह सही है, सेरीकल्चर रेशम पालन में यह सही है। दूसरा है पीसी कल्चर में अंगूर नहीं होगा, मछली होगा, मछली पालन, तो यह गलत है 2 नंबर का, पीसी कल्चर मछली पालन हो जाएगा। और वहीं ओलिवी नहीं, ऑलरेडी कल्चर होता है, ऑलरेडी कल्चर में हो जाएगा ये फलो सब्जी, तो यह भी गलत है। और फ्लोरिकल्चर यह फूल से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूल से, तो यह सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है, बाकी 2 इसमें गलत पूछ रहा है, तो 2 और 3 गलत है। अब आइए आगे देखते हैं 17 नंबर में, प्राकृतिक रबर में उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, तो यह केरल हो जाएगा, प्राकृतिक रबर में के उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल। मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी, कौन सा तत्व पौधों के हरे रंग के लिए आवश्यक है, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है? तो यह मैग्नीशियम हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 20 नंबर में, पौधों और वनस्पति के वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक, पौधों और वनस्पति के वृद्धि में विकास में सहायक उर्वरक यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा तो 46% हो जाएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। अगला है गलत का मिलान को छांटना है, गलत का, तो इसमें से भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली यह सही हो जाएगा। और केंद्रीय आलू अनुसंधान, तो यह गलत है, केंद्रीय आलू अनुसंधान हो जाएगा, यह शिमला में है, तो यह गलत है, कटक में नहीं हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, यह भी सही हो जाएगा, 2 नंबर का गलत है, इसमें से गलत को छांटना है, तो गलत 2 नंबर का है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 में, बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब शुरू किया गया, कब और कितने ज़िले में? तो यह बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर 2023 में, और यह 13 जिलों में शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा 2023 में, और यह 13 जिलों में किया गया है। इसका अवधि जो है वर्ष 2023 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार का संबंध, तो यह संगीत से है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्यन और सतपुरा, याद रखेंगे विंध्यन और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी बहती है, विंध्यन और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, तो यह सतपुरा पहाड़ है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुरा पहाड़ है, और विंध्यन पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है। अब आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, इसमें देख लेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी विंध्यन और सतपुरा की भ्रंश घाटी से होकर, तो नर्मदा नदी। आगे है भारत सरकार की समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, इसका उल्लेख तो भाग 5 में किया गया है, इसका उल्लेख भाग 5 में और अनुच्छेद 77 में किया गया है। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध, तो बैडमिंटन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज बैडमिंटन हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं 27 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 किसके नेतृत्व में? तो यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था।
अब आगे देखते हैं यूएनएफसीसी द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल में कब स्वीकार किया गया इसका संबंध, तो 1977 जलवायु परिवर्तन से है। यूएनएफसीसी क्योटो प्रोटोकॉल या जलवायु परिवर्तन से है, 1977 में अपनाया गया जलवायु परिवर्तन। आगे है भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन, अनुच्छेद 243 में सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 आगे है 30 नंबर में पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम का आयोजन वर्ष 1972 ईस्वी में। स्टॉकहोम 1972 में पर्यावरण पर सम्मेलन, 1972 में स्टॉकहोम। आगे है अनुच्छेद 43 का क के तहत उद्योग प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को जोड़ा गया है। अब आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन श्रीशैलम, तो यह आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई और इसकी शुरुआत, तो यह 2014 में, वर्ष 2014 में नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है, इसको छांटना है। तो इसमें छांटते हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही ये तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। वहीं लूनी, यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और गोदावरी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी यह बंगाल की खाड़ी में, लूनी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वहीं अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। अब आगे देखते हैं 35 में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया, तो यह 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। अब आगे है ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, स्टैटिक। रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से यह लाल मिट्टी होता है। रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब आगे देखते हैं 39 में है। 39 में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मिलान करना है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सत्य है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है, तो यह सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है, सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह भी सही हो जाएगा। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपण होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है, तो तीनों सही है। आगे देखते हैं 40 नंबर में निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, तो यह काली मृदा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। काली मृदा जो है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आगे 41 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है। काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, यह सही हो जाएगा। इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं, तो यह सही है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, यह भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अब आगे देखते हैं 43 नंबर में इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, तो यह काली मिट्टी के बारे में है। काली मिट्टी ये जो है स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी इसे कहते हैं और यह नमी को सोख कर रखती है। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की सर्वाधिक उपयुक्त है, तो लेटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी। 45 में देखते हैं इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, तो दोबारा से यह सवाल आ गया है, यह काली मिट्टी हो जाएगा। नमी रोक के रखती है काली मृदा। आगे है 46 में देखते हैं 46 नंबर में
इसमें मिलान करना है मिट्टी और राज्य। जल और मृदा, जल और मृदा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जल और मृदा उत्तर प्रदेश। वहीं हो जाएगा काली, तो काली हो जाएगा महाराष्ट्र में। और लाल मिट्टी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय राजस्थान में। फिर से एक बार, जल और मृदा उत्तर प्रदेश, काली मृदा महाराष्ट्र, लाल मृदा आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। आइए 47 नंबर का देखते हैं। 47 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर यहाँ लिखा गया है चंबल घाटी का क्षेत्र। चंबल घाटी का क्षेत्र हो जाएगा, और दूसरा में है मालवा का क्षेत्र। पहला में चंबल घाटी का क्षेत्र, दूसरा में मालवा का क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ लिखा गया है। आगे देखते हैं 48 नंबर में, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान हो जाएगा 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, याद रखेंगे 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब आगे देखते हैं 49 में देखते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो यह सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बाकी दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत है, इसे भी पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, यह गलत हो जाएगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो वह किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जाता, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। अब आगे देखते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में देखेंगे, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे 51 में, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया, तो यह 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान है, भविष्य में नागरिकता संशोधन किया जा सकता है। आगे है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन, तो यह अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए नागरिक को भारत में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में। अब आगे है 54 नंबर में, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, अतः भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होगा? तो यह 7 वर्षों के लिए भारत में निवास करना होगा, उसके बाद ही भारत की नागरिकता उसे मिल पाती है। अब आगे देखते हैं 56 नंबर में। 56 में है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है, तो यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने और इसे विस्तार की चर्चा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं? तो इसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखेंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब आइए 58 नंबर में देखते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें जन्म से हो जाएगा, जन्म के आधार पर, वंशानुगता के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। ये तीनों प्रावधान है नागरिकता पाने के लिए, और बाकी ये अनुरोध इसके द्वारा नहीं हो सकता, यह गलत है। तो याद रखेंगे, जन्म, वंशानुगत और पंजीयन, अनुवांशिकता और पंजीयन, जन्म, वंशानुगत और पंजीयन, यह 3 आधार है। आगे 59 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है, तो इसमें से यही हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, तो नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है, तो यह गलत है। बाकी ये तीनों सही, इसे भी देख लेते हैं। भारत में नागरिकता जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, तो यह सही हो जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिकता ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो यह भी सही है। अमेरिका
में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, यह भी सही है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, यह भी सही है। तीनों सही है, बाकी डी गलत है। अब आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय यहाँ दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया है? तो यह इस्लाम धर्म हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवाद दिया गया था इस्लाम धर्म से ही। राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? तो यह संवाद कौमुदी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की पत्रिका है संवाद कौमुदी। आगे देखते हैं 62 नंबर में। हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी? तो यह एस.एन. बनर्जी के द्वारा हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एस.एन. बनर्जी ने कहा। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि? तो यह हेनरी डेरेजियो को कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी डेरेजियो को कहा जाता है। वहीं भारत का विद्रोही कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। भारत का विद्रोही कवि रामधारी सिंह दिनकर और राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त और प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी डेरेजियो को। अब आगे देखते हैं 64 नंबर में। नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसने रखा? तो यह खेतरी के महाराज अजीत सिंह। याद रखेंगे, विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त से नाम बदलकर विवेकानंद खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने रखा था। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में। इसमें देख लेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सत्य कथन को पहचान करना है। तो इसमें देखते हैं सत्य कौन सा है। एनी बेसेंट ने 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें थियोसॉफिकल की शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म विद्या, तो यह सही है। थियोसॉफिकल का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म में के सिद्धांत में मान्यता देती है, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य है। अब आगे देखते हैं, मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। ठगी प्रथा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशुवध जॉन शोर। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो। अब आगे देखते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक, तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो यह ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स। आगे 69 में देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी गलत को ढूंढना है। तो महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह गलत हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह गलत है। यह हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। यह महादेव गोविंद रानाडे की नहीं है, एनी बेसेंट की है। बाकी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, यह सत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये तीनों सही है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक? तो यह 26 जुलाई 2024 से किया गया था और 11 अगस्त 2024 तक। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? तो यह मनु भाकर हो जाएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत का पहला ये भी मनु भाकर हो जाएगा। मनु भाकर ने शूटिंग में मनु भाकर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। और वहीं दूसरा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर जो है शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। टोटल जो है पदक की संख्या है 6। आगे 74 नंबर में देखते हैं। 74 में है पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक, तो उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल हो जाएगा। उद्घाटन सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल, और वहीं समापन में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। याद रखेंगे, उद्घाटन में पीवी सिंधु शरद कमल और समापन में सरबजोत सिंह और मनु भाकर। आज का अंतिम और 75वां सवाल है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह टोटल 6 पदक हो जाएगा।
1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। याद रखेंगे, कांस्य पदक जो है 5 था और सिल्वर मेडल 1 था। टोटल 6, कुल 6 पदक हो जाएगा, कुल 6 पदक। इसके साथ ही डे 15 का टोटल 75 सवाल करवा दिया गया है। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पे यह अपलोड है। टोटल 1 से लेकर 14 तक, इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा प्लेलिस्ट पे ही, आप लोग इसे देखिएगा। आशा करता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।